हेलो फ्रेंड्स। आज भी लेक्चर एविडेंस एक्ट पर है। इसके पहले एविडेंस एक्ट अपन ने पढ़ा था और सेक्शन 1 से 3 तक अपन ने उस पर चर्चा की थी, जो भी एविडेंस एक्ट का प्रोविजन है। आज अपन कन्फेशन के बारे में चर्चा करेंगे, संस्वीकृति के बारे में, जो कि अपराध के बारे में एक व्यक्ति देता है। दरअसल एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 से लगा के 55 तक के जो सेक्शंस हैं रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में व्याख्या करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यह है कि तथ्यों की सुसंगति और संस्वीकृति। तो अब ये है कि संस्वीकृति और स्वीकृति में क्या अंतर है। तो संस्वीकृति और स्वीकृति होती है किसी बात को स्वीकार करना, और संस्वीकृति होती है किसी आपराधिक दायित्व को स्वीकार करना। यद्यपि संस्वीकृति की डेफिनेशन कहीं भी एविडेंस एक्ट में नहीं दी गई है, लेकिन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में जो स्वीकृति की परिभाषा दी गई है उसी से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये बताया गया है कि कोई भी कथन जिससे कि किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित होता हो, या कोई भी कथन जिससे कि फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई अनुमान इंगित करता हो, ऐसा कोई भी कथन आपका स्वीकारोक्ति माना जाएगा, एडमिशन माना जाएगा। और यह एडमिशन जब लॉ ऑफ क्राइम या अपराध के बारे में किया जाएगा तो इसे संस्वीकृति बोलेंगे। स्वीकृति सिविल लॉ में होती है, दीवानी मामलों में होती है, और संस्वीकृति लॉ ऑफ क्राइम में अपराध से संबंधित होती है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक चार्ज लगता है और न्यायालय के सामने वह व्यक्ति अपना स्वयं का आरोप स्वीकार करता है तो उसे संस्वीकृति कहते हैं। संस्वीकृति कन्फेशन देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है, इसलिए न्यायालय संस्वीकृति को स्वीकार करने के पहले या उसको लिपिबद्ध करने के पहले अपने आप को कई बातों से संतुष्ट करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि क्या अभियुक्त जो संस्वीकृति दे रहा है या वह व्यक्ति जिस पर किसी आरोप के किए जाने का प्रोसिक्यूशन पेश किया गया है, जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन लाया गया है, वह अपने आरोप को स्वीकार कर रहा है, तो वो स्वेच्छा कर रहा है या उस पर कोई उत्प्रेरणा, कोई इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस या थ्रेट के द्वारा तो नहीं कर रहा है। इसके लिए ये ज़रूरी है। इसलिए आप संस्वीकृति या कन्फेशन की जो परिभाषा है उसे आमतौर पर तथ्यों या के आधार पर या एक्ट के पढ़ने के आधार पर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि किसी भी आरोप के बारे में उस अपराध करने वाले व्यक्ति की अपराध किए जाने के बाद उसको मंजूर करना, उसको स्वीकार करना, यह संस्वीकृति कहलाती है। संस्वीकृति कोर्ट सीधे मुलजिम ने बोला और कोर्ट मान लेगी, ऐसा नहीं होता। कोर्ट अपने आप को संतुष्ट करती है। सेक्शन 24 में यही बताया गया है कि न्यायालय का यह दायित्व है कि वह इस बात से स्वयं को संतुष्ट कर ले कि कहीं अभियुक्त के ऊपर कोई दबाव, कोई थ्रेट, कोई उसको झूठा प्रॉमिस देकर या उसको किसी ने बहला फुसला कर, उत्प्रेरणा कर या इंड्यूसमेंट देकर तो उससे कन्फेशन नहीं कराई है। इस बारे में सेक्शन 24 में यह बताया गया है। और सेक्शन 24 थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके पहले क्लास में पहली लाइन में ये कहा गया है, अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दी गई कन्फेशन दंडिक कार्रवाई में विसंगत होती है। मतलब अभियुक्त जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई भी अपने जुर्म को इकबाल करता है या अपने द्वारा यह अभिकथन करता है कि मैंने यह अपराध किया है, तो वो विसंगत है, मतलब इरिलेवेंट है। उसकी कंडीशंस बताई हैं आगे। वो ये है कि यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। मतलब न्यायालय यदि ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति अपने जुर्म को इकबाल कर रहा है, इसके पीछे हो ना हो किसी व्यक्ति जो इस पर प्रभाव रखने में सक्षम है, वह इसको झूठी दिलासा देकर, उसको वचन देकर, उसको डरा कर या उसको कोई लोभ लालच देकर यह ऐसा कर रहा है। न्यायालय जब तक इस बात से संतुष्ट नहीं होता है, जब तक वो संस्वीकृति रिकॉर्ड नहीं करता है। और यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि संस्वीकृति के पीछे किसी पर्सन इन कैपेसिटी, प्राधिकारवान व्यक्ति का मतलब होता है पर्सन इन कैपेसिटी, जिसका अर्थ है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अभियुक्त पर अपना प्रभाव जमाने में सक्षम हो या अभियुक्त का उस पर प्रभाव हो, अभियुक्त पर उसका प्रभाव हो, यह सबसे महत्व की बात होती है। यह ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति कोई कानूनी पद का धारक हो। ये मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, गांव का पंच सरपंच भी हो सकता है, आम व्यक्ति भी हो सकता है, कोई मास्टर, कोई उसका प्रभावशाली व्यक्ति, समाज का कोई बिजनेसमैन, कहीं नौकरी करता तो उसका बॉस, ऐसा कोई भी व्यक्ति
जो भले ही किसी कानूनी पद पर ना हो, लेकिन व्यक्ति जो अभियुक्त है उस पर अपना अधिकार रखने की क्षमता उसकी है, या वह उसके पर प्रभाव रखता है, भले ही वो अभियुक्त उसकी इज्जत करता हो, रिस्पेक्ट करता हो, इतना ही प्राधिकारवान व्यक्ति की परिभाषा में को समझने के लिए पर्याप्त है। आगे इस सेक्शन में बताया गया है कि और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान कराने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीक होने वाला आधार देती है। मतलब जब कोई प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से अभियुक्त को कोई उत्प्रेरणा से, कपट से, झूठे वचन से या धमकी से कोई कन्फेशन या अपराध की संस्वीकृति कराई गई है जिससे उसको सजा हो सकती है, और न्यायालय को यह लगता है कि उस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्त आधार देती है। मतलब न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति के बारे में यह रीजनेबल ग्राउंड देती है कि अभियुक्त ऐसा क्यों कर रहा है। यदि न्यायालय को लगता है कि उसके करने से वह उसके विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में ऐहिक रूप से कोई फायदा उठाएगा और ऐहिक रूप से किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा। ऐहिक रूप मतलब जो शब्द है ये हिंदी का या संस्कृत का बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, आम भाषा में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आम भाषा में इसको समझना तो इंग्लिश में इसको बोला गया है टेम्पोरल नेचर। टेम्पोरल मतलब नेचर का जो अगर आप जनरल मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब होता है सांसारिक या आध्यात्मिक बातें। यदि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति ने अपना अपराध किया है और वो जाता है और अपने गांव के पंच, सरपंच या जिसकी इज्जत करता है, गांव के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शहर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से बोलता है कि यार मुझसे तो क्राइम हो गया और मैं अब क्या करूं। वो बोलता है कि अरे तूने ये मानव जीवन भी बिगाड़ लिया और भगवान के यहाँ भी तेरे को सजा नहीं मिलेगी, तू जा, भगवान के यहाँ भी तेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, तू जा और ये गुनाह को मंजूर कर ले, नहीं तो तेरी लोक परलोक दोनों चौपट हो जाएंगे। लोक परलोक चौपट होने से मतलब ये अध्यात्मवादी बनाकर उसको उसके बचाव के महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित किया गया है, या उसको ऐसा उसके मन में जो पश्चाताप वाली भावना थी उसको ऐसा कर दिया है कि वो फ्री माइंड अपने स्वतंत्र बुद्धि से इस बात का निर्णय नहीं कर सकता कि मुझे अपराध स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन प्राधिकारवान व्यक्ति से मतलब यह है कि जिसके वो कस्टडी में है, जिस पे कि उसका प्रभाव है, वो उसको किसी ऐसे तरीके से प्रभावित करता है जो साक्ष्य अधिनियम में उत्प्रेरणा, धमकी या वचन देने के रूप में होता है। जैसे कि एक व्यक्ति एक समाज का है और वो अपने समाज के मुखिया के पास जाता है और बोलता साहब मुझसे क्राइम हो गया, या समाज का मुखिया को मालूम पड़ता है कि फला फला अपने मेरे समाज के आदमी ने ये क्राइम किया, और वो उसको बोलता है कि देख भाई तेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, तूने गलत किया, तो जाकर तत्काल गुनाह मंजूर कर, तेरे को हम समाज में नहीं रहने देंगे। तो ये ऐसी बातों से मुलजिम को बचाने के लिए धारा 24 से कहती है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक अभियुक्त के द्वारा दी गई कन्फेशन इररिलेवेंट होगी यदि वह इस तरीके से अभियुक्त को बताकर उस पर किसी प्रभाव रखने वाले व्यक्ति ने उसके दिमाग में ये बात बैठा दी है और उसके दिमाग में ये आ गया है कि मैं ऐसा कर लूँगा तो मैं यहाँ पर भी अपना सांसारिक और धार्मिक कर्तव्य को का फायदा मिल जाएगा, और इस धार्मिक और मैंने जो अपराध किया उससे होने वाले किसी धार्मिक बुराई से भी मैं बच जाऊँगा, ये इसने बताया है। इसलिए संस्वीकृति या कन्फेशन को, सही कन्फेशन के लिए 4 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाए, अपराध का मामला न्यायालय में चल रहा हो, और वो अपराध किए जाने की संस्वीकृति, इस बात को मंजूरी जो देता है वो न्यायालय में देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की संस्वीकृति का स्वेच्छया मतलब बिना किसी दबाव के उसके दिल दिमाग से उसने ठोस निर्णय लेकर किया है, मतलब वॉलंटरीली वो कन्फेस कर रहा है, इसलिए कर रहा है, तो वो कन्फेशन को रिलेवेंट माना जाएगा, ये इसमें बताया। इसके बाद में कन्फेशन जनरली 2 तरीके से हो जाती है, एक तो होती है जुडिशियल कन्फेशन और दूसरी होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन वो है जो न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने की जाए। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो है जो न्यायालय के बाहर किसी भी व्यक्ति के सामने की जाए। जैसे कि एक व्यक्ति ने कुछ अपराध किया और उसके अपने गांव के सरपंच या किसी मिलने वाले व्यक्ति के पास गया कि यार मैंने ये अपराध कर दिया है, तो वो व्यक्ति देखा जाए तो जिसको वो अपना अपराध करना बताता है, भले ही वो कोई कानूनी व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसके सामने स्वेच्छा अपने अपराध को स्वीकार करता है, तो वो व्यक्ति यदि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई बयान देगा कोर्ट में, तो वो जो कहलाएंगे, जो उसको जो एविडेंटरी वैल्यू होगी उस व्यक्ति की जिसके सामने अभियुक्त जाके कहता है, यानी प्राधिकारवान व्यक्ति के सामने जाकर यह कहता है
कि मुझसे ये अपराध हो गया है, और वो व्यक्ति अगर विटनेस के रूप में प्रोसिक्यूशन उसको पेश करता है तो उसके विटनेस को एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पर बेस्ड विटनेस माना जाता है। यद्यपि एक कमज़ोर किस्म का साक्ष्य होता है, क्योंकि इससे आदमी को फंसाने की या झूठे साक्ष्य खड़े करने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वाले मामले में और भी साक्ष्य से और भी एविडेंस से इस बात को साबित करना ज़रूरी रहती है, जिससे ये लगे कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो मुलजिम ने दी थी वो बाकी उसने वॉलंटरीली दी थी, वो सही है। इसके बाद में आपको ये देखना है कि कन्फेशन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के सीआरपीसी में जो प्रावधान सीआरपीसी की धारा 164 और 281 में बताए हैं उनका पालन किया जाता है। 165 में आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन देना चाहता है तो मजिस्ट्रेट उसको बोलता है कि आप इस तरह की कन्फेशन देने को बाध्य नहीं हैं। यदि इस तरह की कन्फेशन या संस्वीकृति आप अपने आप द्वारा किए गए अपराध के बारे में देते हैं तो वो न्यायालय में आपके खिलाफ जाएगी। और इसके बाद वो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को एक बार नहीं बोलता, 2-3 बार बोलता है कि भैया थोड़ा थोड़ा इंटरवल से समझ लो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता इसमें। आप अगर कन्फेशन दोगे तो आपके खिलाफ ये एविडेंस बन जाएगा। और जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये वाकई वॉलंटरीली दे रहा है, ये अपनी स्वेच्छा उसका खुद का निर्णय कर लिया है, इसने इस पर कोई दबाव नहीं है, इस पर कोई पर्सन इन अथॉरिटी इत्यादि जो भी व्यक्ति हैं, पुलिस का या किसी अन्य व्यक्ति का कोई दबाव नहीं, तब वो उसको रिकॉर्ड करता है। इसी तरीके की प्रोसीजर आप सीआरपीसी के सेक्शन 281 में देखेंगे, जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड के बारे में प्रोविज़न है। जब मजिस्ट्रेट एक्यूज का एग्जामिनेशन करते हैं, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो या सेशन मजिस्ट्रेट हो, सेशन जज हो, वो इन सब बातों को उसको क्वेश्चन आंसर में लेंगे, वो जो उत्तर देगा उसमें लिखेंगे। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये व्यक्ति भाषा नहीं समझता है, यदि न्यायालय की भाषा मुलजिम की समझ में नहीं आती है तो एक ट्रांसलेटर लिखा जाएगा, वो उसको समझाएगा, और जब प्रश्नों और उत्तरों को समझने के बाद उनको लिपिबद्ध किया जाएगा। इसका एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा कि इतने इतने क्वेश्चन इससे पूछे गए, इतने इसने जवाब दिए, उसका सारांश के रूप में एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। उस पर मुलजिम के भी साइन होंगे, उसमें मजिस्ट्रेट के भी साइन होंगे। इसके बाद ये है कि कन्फेशन और एडमिशन में डिफरेंस क्या है। कन्फेशन सिविल कार्रवाई में होता है। मान लीजिए ए ने बी पर मुकदमा लगाया कि उससे 50,000 रुपये लिए थे लेकिन नहीं दे रहा, तो यहाँ पर वो कहता है कि साहब मैंने 50,000 लिए तो थे लेकिन दे दिए। या वो ये कहता है कि ए के मुकदमे में बी ये कहता है कि साहब लमसम देने की बात नहीं थी, 5-5 महीने के बाद 5-5 हज़ार देने की बात हुई थी, तो ये बात उसने स्वीकार की है। लेकिन 5 महीने वाली बात को देखते हुए इस तरह की बातें उसको एडमिशन कहलाएंगी, लेकिन लॉ ऑफ क्राइम में कन्फेशन होगा, वो जो ओरल स्टेटमेंट से होगा, मौखिक साक्ष्य मौखिक कथन के द्वारा कन्फेशन दी जाती है। और दूसरी बात यह है कि कन्फेशन क्रिमिनल मैटर में दी जाती है, एडमिशन या स्वीकारोक्ति दीवानी मामले में होती है। एडमिशन लिखित ट्रांजैक्शन पर होते हैं, जबकि कन्फेशन ओरल स्टेटमेंट पर होती है। सारे एडमिशन कन्फेशन नहीं हो सकते हैं, सारी स्वीकारोक्ति संस्वीकृति नहीं है, लेकिन सारी संस्वीकृति स्वीकृति मानी जाएगी, मतलब एडमिटेड मानी जाएगी। ये है इसका अंतर। इसके बाद में सेक्शन 24 में ये बताया गया है एविडेंस एक्ट में कि पुलिस के सामने दी गई कन्फेशन मुलजिम के विरुद्ध ग्राह्य साबित नहीं की जा सकेगी। पुलिस का जो रवैया आम आदमी के प्रति है वो यही रहता है कि पुलिस ने इस पर कोई दबाव बनाया होगा तो इसने अपने अपराध को स्वीकार किया, इसलिए सुसंगत नहीं है, वो प्रूव नहीं की जा सकती, वो एडमिटेबल नहीं है। इसी तरीके की व्यवस्था और आगे क्लियर किया धारा 25 के बाद 26 में, और आगे एविडेंस एक्ट में क्लियर है। 25 बोलता है कि पुलिस के सामने दी गई कन्फेशन मुलजिम के खिलाफ साबित नहीं होगी। 26 ये बोलता है कि पुलिस कस्टडी में कोई भी व्यक्ति जो किसी भी अपराध को कन्फेस करता है या किसी भी अपराध को किए जाने की संस्वीकृति देता है वह उसके खिलाफ लागू नहीं होगी, यानी एडमिटेड नहीं होगी, ना ही न्यायालय में उसके विरुद्ध साबित की जा सकेगी या उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगा। इसका सीधा कारण यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मुलजिम के साथ प्रेशर बनाती है, मारपीट करती है, और इस कारण से मुलजिम डर के मारे अपना गुनाह मंजूर कर लेता है। इसलिए कोर्ट में यह प्रावधान है कि पुलिस के सामने दी गई कन्फेशन, चाहे वो पुलिस कस्टडी में हो या ना हो, एडमिसिबल नहीं है और मुलजिम के खिलाफ साबित नहीं की जा सकेगी। ये बातें आपको धारा 24, 25, 26 में कन्फेशन के बारे में आपको बताई है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको रिकवरी, जिसमें 27 का मेमो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।